2020 श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आसिफ खान आपके लिए लेके आया हूं जो है आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है। और जैसा कि आपको पता है ये श्रृंखला हमारे 20 प्रश्नों की चल रही है। और जो 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें आज हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर हमारा 9 है। और इस 9 नंबर के टेस्ट को हम देखते हैं तो इसमें हमारे जो प्रश्न हैं वो कितने होंगे? वो 20 प्रश्न होंगे। ठीक। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में। आप लोग बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। 20 प्रश्न होते हैं जो आपके काम आएंगे। आप भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जीडी दें, चाहे एसएससी दें, एयरफोर्स दें, रेलवे दें, जो भी देंगे, कि वनडे लेवल की जो साइंस है इससे बाहर नहीं जाएगी। तो जम के प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो चलिए आज बगैर वक्त घुमाए टेस्ट नंबर हमारा 9 है, उसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष में रहा, कह रहा है एक चित्र दिया हुआ है जो कि एक चित्र दिया है और जो कि एक प्रकार से अगर बात करते हैं तो ये मादा जनन अंग है। ये मादा जनन अंग है। यानी कि अगर हम बात कहें तो प्रजनन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें आप देखते हैं फ्लोएड ट्यूब, ग्रीवा, अंडवाहिनी, ठीक है, और गर्भाशय और योनि, ये सभी मिलकर के एक प्रजनन की बहुत जटिल प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो उसमें पूछा हुआ है कि एक प्रोसीजर दिया है, मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाया गया है, ए और बी। यानी कि आपको देखते हैं तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ ए और एक दिया हुआ बी, द्वारा नामांकित भागों को सही कार्य, यानी कि ए का क्या कार्य है और बी का क्या कार्य है। तो पहला कह रहे हैं अंडाणु का निषेचन ए में होता है और भ्रूण में क्या होता है, बी में क्या होगा कि भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होगा। नहीं, सभी जानते हैं जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं तो इसे कहते हैं गर्भाशय। ठीक। और ये होता है एक प्रकार से अंडाशय। ठीक। तो अंडवाहिनी होती है और ये गर्भाशय होता है। सही विकल्प की ओर आएंगे तो ए क्या करता है कि गर्भाशय, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास किसमें होगा? हमेशा गर्भाशय में होगा। तो ए की स्थिति यहाँ स्पष्ट है। बी जो है अंडाणु का क्या करेगा? निषेचन करेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर जो सही होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? दूसरा वाला विकल्प। ये स्थिति को सही दर्शाता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी जटिल है। देखिए क्या दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव, वेरी गुड, देखिए नेचर को समझो, एक जीव किसके रूप में जन्म लेता है? मादा में, और कालांतर में किस में बदल जाता है? नर में। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई कि पहले क्या पुरुष पैदा होगा मादा, फिर क्या बदल जाएगा? नर में बदल जाता है। किस ऐसा होता है किसी में? बिल्कुल होता है। ये समुद्री घोड़ा अगर आप देखेंगे तो उसके संदर्भ में ऐसा पाया जाता है। ठीक। अब बोला है कि प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषम युग्मजता, पूर्ववंता, समयुग्मजमता, या स्त्री पूर्वता। ठीक। तो ये प्रक्रिया जो आपकी कहलाएगी वो कहलाएगी स्त्री पूर्वता। ये है इसका सही आंसर। और ऐसा देखने को मिलता है किसमें? समुद्री घोड़े में। ठीक। वो होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, उसको देखते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि आप देखते हैं तो हमारे जो है वीर्य में काफ़ी चीज़ें होती हैं, प्लियोट्रॉफिक जीन्स या फिर ओटोसोम, एलोसोम और जर्म कोशिकाएं। तो ध्यान देना, जर्म कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये विकल्प गलत है। ठीक। देखिए ओटोसोम, क्रोमोसोम, आप देखते हैं ओटोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, और उसमें देखेंगे एलोसोम, ये कहीं ना कहीं गुणसूत्रों के ही हैं। और बात किस क्या कर रहा है? कर रहा है कि लिंग निर्धारण। ध्यान देना, तो इसमें जो एलोसोम है, जो एलोसोम जो है वो हमेशा किस में होते हैं? वो हमेशा पुरुष या फिर नर में ही पाए जाते हैं। और बात क्या कह रहा है? लिंग निर्धारण। और सभी को पता है कि लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? पिता के माध्यम से होता है। माँ का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक। क्योंकि माँ के पास तो क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और पिता के पास एक्स वाई हो सकता है और वाई एक्स हो सकता है। ठीक। तो इनके माध्यम से लिंग निर्धारित होगा कि नर होगा या मादा। ठीक। तो क्या आंसर है इसका? एलोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी प्रजनन संबंधी जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, जो जानकारी फैलाई जाती है, क्यों आपके एग्जाम सिलेबस में लिखा जाता दैनिक उपयोग संबंधी विज्ञान? वो डॉक्टर नहीं मांग रहे आपसे, उन्हें क्या चाहिए? साइंस के प्रति आप कितने अवेयर हैं। तो ये 4 विकल्प दिए हैं। यौन संक्रमित रोगों का रोकथाम, ठीक, बिल्कुल सही है ये। ठीक। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, ये भी बताई जाएंगी। प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन जो सेक्स एजुकेशन देते हैं उसमें ये चीजें अपनाई जाती हैं। ये बात गलत है कि आप लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएं, यानी अजन्मे हुए बच्चे का लिंग निर्धारण का पता करना, ये कानूनन जुर्म भी है। कि क्योंकि भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए
तो सरकार ने ये कदम उठाया कि प्रत्येक पैथोलॉजी और लेबोरेटरी है उसकी निगरानी की जाए कि वहाँ लिंग परीक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये गलत है जी। आगे बढ़ते हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, बस प्रश्न को आप सही से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि प्रश्न की डिमांड क्या है, तब उसके उत्तर को देने की कोशिश करें। इतना जटिल नहीं पूछा रेलवे ने। अब ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का है 2022 में। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों के नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है? आइए सबसे पहले देखते हैं एसटीडी, सेक्स ट्रांसफर डिसीज, यानी कि यौन से जो यौन संचारित रोग हैं उनकी भी रोकथाम होगी। और क्या होगा, अवांछित गर्भधारण, ठीक। और क्या पूछ रहा है, गर्भ निरोधक, यानी दोनों से ही बचा जा सकता है। तो शल्य चिकित्सा विधियां, यानी अगर नसबंदी करवा दें तो क्या एड्स नहीं होगा? यानी कि अगर बात करें तो एचआईवी की बात हो रही है, एचआईवी से भी और गर्भधारण, इन दोनों से राहत मिल जाए, ठीक, ये पूछा हुआ है। तो बोला कि दोनों से ही जो है कामगर हो। तो शल्य चिकित्सा ये नसबंदी करवा देंगे, और ऐसा पुरुष यदि किसी ऐसी संक्रमित महिला के या किसी के संपर्क में आता जिसे एड्स है तो हो जाएगा। तो इससे तो केवल क्या होगा, एड्स से तो केवल क्या हो सकता है, इससे गर्भधारण से बचा जा सकता। कॉपर टी केवल गर्भधारण से बचाएगी। मुखी गोलियां नहीं, ये भी नहीं। आंसर आपका होगा क्या, कंडोम, ठीक। इसके लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि ये यौन संचारित रोगों से भी बचाएगा आपको, और जो है गर्भधारण, जो अवांछित गर्भधारण है उससे भी बचाएगा, इसलिए कंडोम उपयोगी है, ठीक। कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आपको तुरंत मिलते जाएंगे अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन्स का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि हार्मोन्स का एक उदाहरण है, तो ध्यान देना। चलिए बोलिए कौन सा होगा डिंब ग्रंथि हार्मोन्स का उदाहरण है? तो डिंब ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, जो डिंब ग्रंथि होती है इससे क्या निकलता है, एक हार्मोन्स निकलता है। और वो उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान देना, गले के अगले भाग में यहाँ पर आपको एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड। ये क्या क्या लेती है, थायराइड, ये थायराइड होती है। और थायराइड से जो स्राव होता है वो किसका होता है, वो थायरोक्सिन का होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है और आयरन, दो चीज़ों की मात्रा को शरीर में क्या करती है, कंट्रोल करती है। और जब थायरोक्सिन का स्राव बंद होता है तो इससे दो समस्या हो सकती हैं। यानी कि आपको जब थायराइड ज़्यादा कम बनेगा तो आपको हो जाएगा एक रोग जिसे बोलते हैं घेंगा, ठीक। और अगर ये कहीं ज़्यादा बनने लगा तो हाई बीपी, यानी उच्च रक्तचाप हो जाएगा। तो आंसर क्या नहीं हो सकता, थायराइड तो हो नहीं सकता, ये गलत है, ठीक। इसको देखते हैं एस्ट्रोजन, ये पुरुषों में बनने वाला होता है। और बात हो रही किसकी, डिंब ग्रंथि की। डिंब ग्रंथि केवल किस में होती है, फीमेल में होती है। ये पुरुषों में जो वीर्य बनता है उसका मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन ही आपके शरीर की पूरी पूरी क्या होती है, जान होती है, ठीक। तो एस्ट्रोजन लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक। सॉरी, एस्ट्रोजन हाँ, पुरुषों में जो बनता है वो क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। एड्रिनल एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। आंसर होगा इसका एस्ट्रोजन, यानी कि माहवारी के समय इसी का महिलाओं में क्या होता है, स्राव होता है। और ये निकलता कहाँ से, ये निकलता है आपका कहाँ से, डिंब ग्रंथि। सॉरी, ये किस में होता है, ये पुरुषों में होता है, जो पुरुषों की जान होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स बसा, ये सारे तत्व जो होते हैं उससे मिलकर बना होता है, जिसे देसी भाषा में आप वीर्य कहते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर महिलाओं में जो बनता है वो एस्ट्रोजन, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? ठीक, कुछ नहीं होता है। आप देखिए, अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है, भाई नहीं निकलता है, इसको तो रोक देता है। गर्भाशय की दीवार संवहनीय बन जाती है, नहीं, ये भी गलत है। डिंब का निषेचन विफल हो जाता है, ये भी नहीं होता। क्या होता है, गर्भाशय अस्तर सैड है, यानी कि अस्तर, इसका स्तर जो है वो चेंज हो जाता है, जिस कारण ब्लीडिंग होती है, तो वो माहवारी बोला गया, ठीक। आगे हैं, किशोरा अवस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और कब तक रहती है? ये क्वेश्चन बताइए। किशोर किसे कहेंगे, वयस्क किसे कहेंगे, बाल्यावस्था कहाँ होती, शिशुअवस्था कहाँ होती? तो ये जाना जाता है। किशोरावस्था अपने आप में आप देखें तो आंधी और तूफान का समय होता है, बहुत सारे शारीरिक चेंज होते हैं किशोरावस्था में। लड़कियों में भी चेंज होते हैं, लड़कों में भी चेंज होते हैं। तो मेल्स में क्या चेंज होते हैं, उसको दाढ़ी मूंछ आने लगती है,
मुहासे निकलने लगते हैं, आवाज़ भारी होती है। लड़कियों में आप पहले ही हमारे टेस्ट में देख चुके हैं, तो स्तन ग्रंथियां जो हैं वो क्या होती हैं, वो बड़ी होने लगती हैं। स्तन ग्रंथियां जो है वो बड़ी होने लगती हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो कैसी होने लगती है, पतली होने लगती है। तो ध्यान देना, किशोरावस्था जो रहती है कब से, 11 साल से लेकर 18 या 19 वर्ष। आंसर क्या होगा, 18 या 19, यहां तक किशोरावस्था रहती है। इसके बाद में क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है, ठीक, मैच्योर। आइए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद, नवोद्भिद यानी कि सीडलिंग के रूप में विकसित होता है? तो आप देखिए क्या होगा, बीजपत्र, बीज आवरण, यानी कि वनस्पति जगत की बात करें तो पादप जगत की बात आ जाएगी, क्या होगा, बीजपत्र। यानी कि ये बात चल रही है, किसकी चल रही है, ये चल रही है, ये दोनों बातें हैं किसकी, वनस्पति, यानी वनस्पति जगत के बारे में ये कहा गई दोनों बातें। भ्रूणपोष, ठीक, तो भ्रूणपोष आप देखते हैं नारियल में मिलता है। बात करें तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा आपका भ्रूण। यही होता है नवोद्भिद, नवोद्भिद इसी को बोलते हैं सीडलिंग, ठीक, तो भ्रूण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, सरीसृपों में संतति यानी संतान का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? ये तीसरी बार प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे ने। पहले पूछा कि किस में तापमान या नमी के द्वारा निर्धारित होता है सरीसृपों से, या क्वेश्चन आ रहे लगातार, आप देखें ध्यान दें। वह तापमान जिस पर डिंब रखा होता है, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है, वह तापमान जिस पर शुक्राणु रखा होता है। तो ध्यान देना आप इस बात का कि जो सरीसृप है जिसमें कछुआ है, छिपकली है, मगरमच्छ यानी घड़ियाल है, और सांप हैं, तो ध्यान देना ये सब क्या है, सरीसृप हैं, और ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसे होते हैं, इनका रक्त ठंडा होता है। यानी कि ये जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, इनका रक्त ठंडा, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रक्त इनका कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक। अब बोले कि टेम्परेचर, तो ध्यान देना यही वो सरीसृप हैं, इनमें ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण बाद में होता है, यानी निषेचन के बाद में लिंग का निर्धारण होगा, क्योंकि अंडे से बच्चे को निकलने में टाइम लगेगा। एक सीधा सीधा साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो अंडे से निकलने वाली सभी क्या होंगी, मादा। ध्यान देना इस बात को। और टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कैसा हुआ, नीचे हुआ, तो सभी कैसे पैदा होंगे, नर। अब देखिए कितना बड़ा फैक्ट है कि टेम्परेचर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। और ये कब होता है, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। ध्यान देना, तो जैसे एक चिकन है और बड़ा फेमस है, उसके लिए काफ़ी फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, मध्य प्रदेश के आसपास में पाया जाता है, काला है बिल्कुल, उसका ब्लड भी काला है, ठीक है, उसका मांस भी काला है। वो उसके अंडे कृत्रिम तरीके से क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो वहां पर टेम्परेचर सेट किया जाता है कि मादाएं ज़्यादा पैदा करनी है या नर ज़्यादा पैदा करने, तो वो टेम्परेचर जो है वो सेट किया जाता है। कड़कनाथ बोलते हैं उस मुर्गे को, सबसे महंगा बिकता है, नाम क्या है उसका, कड़कनाथ, ठीक। 11, मनुष्य की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं, ठीक। तो सामान्य कोशिका में कितने होते हैं, 46 होते हैं, क्योंकि सामान्य कोशिका में आप देखेंगे तो कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे। अब बूझ क्या रहा है, जनन कोशिका, तो जनन कोशिका क्या होगी, दोनों से मिलकर बनेगी, तो 46 46 मिलाओगे तो 23 23 मिलाओगे तो क्या होगा, जाके 46 होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका भी आंसर आप 46 कर दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, तो किस में वृद्धि होगी, प्लेसेंटा में होगी, युग्मनज में होगी, अंडाणु में होगी, या भ्रूण में होगी? तो ध्यान देना, भ्रूण जो होता है उसमें जब अंगों का विकास होता है तब वो क्या बन जाता है, गर्भ बन जाता है, ठीक। बड़ा सावधानी से पढ़ें प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती, यानी देखने में क्या में कोई भिन्नता होती? नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। दूसरा कह रहा नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, वाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, हाँ एक्स युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। तो कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जो है पुरुष से निकलने वाले कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक, और
जो महिला से निकलने वाले जो अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और खाद्य का भंडार होते हैं, और जो इस पे चिपकते हैं वो शुक्राणु चिपकते हैं, तो अंडाणु लेकिन इनकी गतिशीलता, आंसर होगा लेकिन इनकी गतिशीलता, इनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। आंसर होगा आपका 2। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एक मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, यानी कि जो माताओं को अपब्रिंगिंगनेस, गर्भावस्था के दौरान जो देखभाल है उसमें क्या क्या शामिल है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन साइंटिफिक है, सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, सभी नई माताओं की देखभाल, बच्चे के जन्म के बाद सभी नई माताओं की देखभाल, यानी कि पुरानी माताएं उनकी देखभाल नहीं करोगे, यानी किसी को एक बेबी हुआ उसके बाद में सेकंड बेबी हो रहा तो केयर नहीं की जाएगी। गर्भवती महिला की देखभाल, बिल्कुल सही बात है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल, गर्भावस्था और जन्म के दौरान देखभाल, बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। यानी कि इस आंसर तो लगभग सभी सही हैं, यानी ये चारों के चारों, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जब उनमें क्या होता है कि चारों विकल्प सही होते हैं, ऐसे में आपको चुनना होता है कि एक विकल्प ऐसा जो सबसे एप्रोप्रिएट हो, ऐसा विकल्प जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, यानी ये सबसे ज्यादा सुटेबल हो। इसमें देखो बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बात ये ज्यादा सही है कब, प्रसव पूर्व यानी कि बच्चे पैदा होने से पहले और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान की देखभाल। ठीक, तो ये शामिल होता है इसमें। ठीक, जब से टीके लगने चालू होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, एक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिंग का निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो 3 खंड दिए हुए हैं आपको यानी कि खंड आपको सी दिया हुआ ये पूंछ है, और एक दिया हुआ है बी, और एक दिया हुआ है ए। ये शुक्राणु का लिया गया एक चित्र है जो मानव का है और खास करके पुरुष का है। 1.5 करोड़ शुक्राणु जो है रिलीज होते हैं एक बार, जब पुरुष स्खलन करता है तो 1.5 करोड़ होते हैं। अब 1.5 करोड़ से फाइट होती है आपस में, जो सबसे आगे निकलता है वो ही विजेता होता है और वही डिंब से जाके चिपकता है। अब आप खुद सोचिए, जीवन में हार क्यों मानते हो तुम, 1.5 करोड़ से तो पहले ही लड़ चुके हो, ये तो छोटा सा कंपटीशन है, इसलिए मनुष्य अपने आप में अद्भुत है। तो बोला है केवल भाग बी, यानी क्या मिडल वाला तय करेगा ये चीज, नहीं। किसकी बात हो रही है, लिंग निर्धारण की बात हो रही है। ध्यान देना कि जो लिंग निर्धारण होगा वो किससे, यानी यही है, क्या बोला था इसे, लेमोसोम, ऑटोसोम, लेमोसोम, क्रोमोसोम। तो जो अभी इससे पहले जो प्रश्न था उसमें क्या था, लेमोसोम। ठीक, तो इसमें बोला केवल भाग ए और बी दोनों, बी और सी। अब इस पे आप गौर करेंगे तो जो सबसे आगे वाला भाग होता है ये वाला, यही होता है लेमोसोम, और इससे ही निर्धारित होता है आपका क्या लिंग, के मेल होगा या फीमेल होगा। यानी कि ऑप्शन हम दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे और आंसर क्या होगा आपका, केवल भाग ए। हाँ, में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। बोला मानव मादाओं में, स्टारफिश, मानव नरों में और सांपों में। बोले कि एक ध्यान देना गौर से, में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म की बात चल रही है। अब बोलिए, यानी कि लिंग युग्म का एक पूर्ण युग्म यानी पूरा जोड़ा होता है। ठीक, अब वो कैसे होता है, तो देखो अभी अभी बात चली थी सांपों में होगा नहीं, इनका तो निर्धारण ही बाद में होता। मानव नरों में, स्टारफिश नहीं। क्यों, क्योंकि आप देखो तो नर में क्या होता है, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। ठीक, इसलिए ये निर्धारित करता है, क्योंकि माता में जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स, और एक्स एक्स क्या है, ये पूर्ण रूप से है, यानी ये युग्म क्या बन रहा है, ये पूर्ण बन रहा है। इसलिए आप देखते हैं यदि यहां से बाई चला गया तो लिंग विपरीत होगा, और यदि यहां से एक्स चला गया वो विपरीत होगा। और कल ही बताया था कि एक्स गुणसूत्र वो कॉमन है जो बच्चे अपनी माँ से लेते हैं, सभी को मिलता है ये, यानी कि ये मेल को भी मिलता है और ये फीमेल को भी मिलता है, यानी मेल को भी मिलता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, जो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक, यहां से देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 17 है, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद की अवस्था क्या होती है। तो ध्यान देना
ये अलग अलग प्रश्न हैं। ये कई बार रीजनिंग में भी आता है कि अंडा, लार्वा, प्यूपा, ठीक, और जो है कैटरपिलर, इनका क्या लगाना होता है, क्रम लगाना होता है। ठीक, तो रीजनिंग में भी आता है और ये साइंस में भी आ गया। तो ध्यान देना, चार चार चरणों से होकर एक तितली को होकर गुजरना पड़ता है, कितने, चार से। ठीक, अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा। अंडा जो है वो किस में बदलेगा, अंडा जब फूटता है तो उससे क्या निकलता है, लार्वा। ठीक, लार्वा निकलता है, एक सुड़ी की तरह होता है। लार्वा जब निकलता है तो वो क्या बनता है, प्यूपा। यानी कि ये क्या बनता है, प्यूपा बनता है। अब प्यूपा की हिंदी आपको पता हो तो पता हो, फिर उसके बाद में क्या बनती है, तितली बनती है। हम्म? तितली पत्ते पर अपने अंडे देती है, संरक्षित रखती है। वो अंडे 1 सप्ताह के अंदर फूटते हैं, तो 2 सप्ताह तक क्या रहेगा, लार्वा रहेगा जो पत्तों पर रेंगता रहेगा। फिर लार्वा 3 सप्ताह में लगभग क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, प्यूपा को। और प्यूपा जो है 1 सप्ताह के अंदर किसमें बन जाता है, तितली में। तो ध्यान देना, कोशस्थ जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं, प्यूपा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, कोशस्थ। ठीक, आइए, अंडा पहली अवस्था है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहेंगे, ब्लास्ट टोनसाइड कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, फिट्स कहेंगे, या युग्मनज कहेंगे। यानी एकल कोशिका वाला अंडा है। जैसे सबसे बड़ी कोशिका किसके अंडे में होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। तो युग्मनज युग्मनज तो नहीं बन पाएगा ये। ठीक, यानी कि आप देखें ये युग्मनज नहीं बनेगा। फिट्स ये नहीं होता, फिट्स का मतलब दौरा होता है। ठीक, यानी कि जो भ्रूण है, भ्रूण में जब कोशिका विभाजन होता है तब वो विभिन्न अंग बनते हैं और उसको ही क्या बोलते हैं, गर्भ कहा जाता है। तो ध्यान देना, आंसर क्या होगा इसका, भ्रूण होगा। आइए आगे, अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जानवर 2 व्यक्तियों में विभाजित होकर प्रजनन करता है। वाह भाई वाह वाह, क्या कुदरत है। यानी एक अमीबा 2 में शामिल होकर के क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो वो क्या कहलाता है, तो सही बात है कि जब 1 2 में बटेगा तो क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। क्या, अनुप्रस्थ जी नहीं होगा, अनुप्रस्थ नहीं होगा, ये घोड़े में है। अनुदैर्घ्य, अरे तिरंगों की बात नहीं हो रही है। सरल विखंडन, सरल विखंडन नहीं है। ठीक, अब जब सरल विखंडन भी नहीं है तो एक ही रह जाता है, बाइनरी विखंडन। यानी कि ये बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, टूटता है। एक जीव 2 में बटेगा जानवर, तब वो क्या करेगा, प्रजनन करेगा। चलिए आए, लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। आप बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन मत करना। बिल्कुल सावधानी से इस पे आप फोकस करें और तब बताएं। तो इसमें कहा है कि बच्चे का लिंग जो निर्धारित होगा वो किससे होगा, यानी बच्चे का जो लिंग है वो किससे निर्धारित होता है। माँ के रक्त समूह से होगा क्या, नहीं। माँ के रक्त समूह से नहीं होगा। पिता के रक्त समूह से होगा क्या, नहीं होगा। RH फैक्टर यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव से होगा, नहीं। अरे भैया, लिंग का निर्धारण किससे होता है, गुणसूत्र से। और गुणसूत्र में किससे होता है, ये पिता से होता है, क्योंकि पिता के पास ही क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। माँ के पास केवल केवल क्या है, एक्स और एक्स है। ठीक, यानी कि पूर्ण युग्म जोड़ा है, यहाँ पर ये है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, आप बहुत अच्छी प्रक्रिया दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। बने रहिए, खुश रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।